हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ इस कोरोना काल में सभी स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। आज की क्लास में गाइस हम अपनी क्लास 10th के एनसीईआरटी पढ़ने जा रहे हैं और क्लास 10th के एनसीईआरटी में आज हमारा चैप्टर नंबर 2 रहेगा। और चैप्टर नंबर 2 में जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है वन और वन्य जीव संसाधन, यानी हमारे जो वन है और उनके अंदर कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जीवों के रूप में, वन के रूप में, उन सबको डिटेल से स्टडी करेंगे। तो ये जैसे कि आपको पता है क्लास 10th की एनसीईआरटी है, तो इसका चैप्टर नंबर 1 मैं पहले ही कंप्लीट करा चुकी हूँ अपनी वीडियोस में। तो क्लास 7th की, 8th की, 9th की और क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, ये सारी की सारी क्लासेस की एनसीईआरटी सीरीज़ अगर आप चाहते हो तो मेरे चैनल पर ज्योग्राफी एनसीईआरटी सीरीज़ नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी और उसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको सभी की सभी एनसीईआरटी वीडियोस एक ही जगह पर मिल जाएंगी। तो आप वहां से कंप्लीटली एनसीईआरटी स्टडीज़ कर सकते हो, ठीक है, पूरा डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। सबसे पहला इसमें आता है कि हम पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी पर बहुत सारे जीव हैं, जैसा कि आपको पता है सूक्ष्म जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, वट वृक्ष हैं, हाथी हैं, बहुत अलग अलग टाइप के जीवधारी हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं और अत्यधिक यानी जैव विविधता से भरी हुई है हमारी पृथ्वी अलग अलग टाइप के जीवों से। और ये सभी मनुष्य और विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं आपस में एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम का निर्माण करते हैं, जो एक हिस्सा है अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, हमें जैसे मनुष्य को भी अपने अस्तित्व के लिए अनेक प्रकार से अनेक टाइप के जीवों पर, पेड़ पौधों पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे वायु जिससे हम सांस लेते हैं, जल पानी जिसे हम पीते हैं, मिट्टी जो हमें अनाज देती है, इनके बिना हम जीवित ही नहीं रह सकते। अगर हमें पानी नहीं मिलेगा तो हम पिएंगे कैसे, और सबसे पहली बात हमें हवाई नहीं मिलेगी तो हम सांस कैसे लेंगे, हम तो तभी मर जाएंगे। ठीक है, जैसा कि अब कोरोना काल में हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मर रहे हैं। तो मैक्सिमम पेड़ लगाओ भाई, ज्योग्राफी के स्टूडेंट होने की रिश्ते से ही लगा लो, ताकि जो आगे आने वाली हमारी पीढ़ियाँ वो थोड़ी सुरक्षित रहें। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं ये सारी चीज़ें, और ये एक आपके प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर दूसरे जीव भी निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो अगर वनों की बात करें या एग्रीकल्चर की बात करें तो इनमें आपको अत्यधिक जैव विविधता यानी अलग अलग वेराइटीज़ के अलग अलग टाइप के जीव देखने को मिलेंगे, जिनके साइज़ भी अलग अलग होंगे और उनके काम भी अलग अलग होंगे, परंतु आत्मनिर्भरताओं के जटिल जाल द्वारा ये एक ही तंत्र में गुथे हुए रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे भारत के अंदर। तो भाई भारत में जो वनस्पति जात या जो प्राणी जात है वो किस प्रकार से है, तो आपको सबको पता है हमारे इंडिया में डिफरेंट टाइप के अलग अलग पेड़ पौधे, जीव जंतु, वन्य प्राणी देखने को मिलते हैं। जैव विविधता के मामले में भारत एक समृद्ध देश के रूप में जाना जाता है। विश्व की सारी जैव उपजातियों का 8% संख्या लगभग 16 लाख जो उपजातियां हैं वो यहीं पर तो लगभग 16 लाख ये जो जातियां उपजातियां पाई जाती हैं, ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों से भी 2 से 3 गुना है। भारत में अलग अलग टाइप के वन हैं, अलग अलग टाइप के वन्य प्राणी हैं, अलग अलग एरियाज़ में वो रहते हैं। ठीक है, और विविध प्रकार के वनस्पति जात, प्राणी जात, और हमारे रोज़ के जीवन में भी बहुत ज़्यादा हमसे रिलेट किए हुए हैं, पर हम इनकी कद्र नहीं करते और जिनके भयानक परिणाम हम अपने आने वाले भविष्य में ज़रूर देखेंगे। ठीक है, कुछ अनुमान यह कहते हैं कि भारत में जो 10% वनस्पति जात या फिर 20% जो स्तनधारी हैं उनको लुप्त होने का खतरा है। अब ये लुप्त क्या है, लुप्त यानी भाई उनके जीवन पर खतरा बना हुआ है, 1-2 मुश्किल से बचे हुए हैं, अगर वो भी मर गए तो यानी उनकी पूरी की पूरी प्रजाति ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ उपजातियां तो नाजुक अवस्था में हैं, कुछ बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर हैं, जैसे चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल, जंगली चित्तीदार उल्लू, मधुका इन सिग्निस यानी महुआ की एक जंगली किस्म है ये, और हुबर रड़िया। तो ये अलग अलग टाइप के पौधे हैं, अलग अलग टाइप के जीव जंतु हैं जिनके अस्तित्व पर खतरा बना हुआ है, ये लुप्त होने के कगार पर हैं। आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्राणियों और पौधों के लुप्त होने पर अधिक केंद्रित है, परंतु छोटे प्राणी जैसे कीट और पौधे भी, ये भी इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए और इन पर भी ध्यान देना उतना ही ज़रूरी है। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो जैसे कि इनके लुप्त होने का खतरा क्यों है, तो भारत में जिस पैमाने पर वनों को काटा जा रहा है ये एक बहुत ही भयानक बात है। और वन आवरण के अतिरिक्त अनुमानित 79.42 मिलियन हेक्टेयर एरिया था और एरिया है, यह देश के भौगोलिक क्षेत्र का केवल 24.16% हिस्सा है। भारत में अगर सघन वन की बात करें यानी बिल्कुल हरे भरे वनों की तो 12.2% एरिया आता है, खुले वनों की तो 9.14% आता है, मैंग्रोव वन की 0.14% आता है। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, जो राष्ट्रीय वन नीति है 2015 उसके अनुसार, उनकी रिपोर्ट के अनुसार 2013 से सघन वनों के क्षेत्र में 3775 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। परंतु यह वन क्षेत्र में यह वृद्धि वन संरक्षण उपाय यानी जो उपाय यूज़ किए गए उनकी वजह से, प्रबंधन की अच्छी तरह से देखरेख की गई और वृक्षों को ज़्यादा से ज़्यादा उगाया गया, इन सब की वजह से ये वृद्धि देखी गई है। परंतु अगर ये वृद्धि ना अपनाई गई, अगर कठोर कदम ना अपनाए गए ना, तो बहुत ही भयानक रूप देखने को मिल सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण IUCN, इसके अनुसार यहाँ पर कुछ श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, ठीक है, विभिन्न प्रकार के पौधों को, प्राणियों को, उनकी जातियों को। तो वो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, PGT लेवल पर यहाँ से क्वेश्चन आता है। सामान्य जातियाँ, ये वो जातियाँ हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीड़, कृंतक, रोडेंटस, ठीक है, इनकी वे जातियाँ जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, सामान्य जातियाँ, ठीक है भाई, बिल्कुल सामान्य है। सेकंड आता है संकटग्रस्त जातियाँ। संकटग्रस्त यानी जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिनके खत्म होने का डर है। इन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि वे जारी रहती हैं तो इनकी जातियों का जीवित रहना भी कठिन है, जैसे काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, सनघाई, मणिपुर में हिरन है उसको बोलते हैं सनघाई, ये इसी प्रकार की जातियों के एग्जाम्पल हैं जिनके लुप्त होने का पूरा खतरा है, तो इन्हें कहते हैं संकटग्रस्त जातियाँ। नेक्स्ट आता है सुभेद जातियाँ यानी वनरेबल जातियाँ। ये वो जातियाँ होती हैं जिनकी संख्या घट रही है, इनकी संख्या घट रही है। अगर इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली जो परिस्थितियां हैं यानी जो कारण है उनको नहीं बदला गया तो इनकी संख्या ऐसे ही घटती चली जाएंगी और ये भी फिर संकटग्रस्त यानी जिनके लुप्त होने का खतरा बढ़ जाएगा उनमें शामिल हो जाएंगी। तो नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन, ये इसी प्रकार की जातियों में आती है जिसे कहते हैं सुभेद जातियाँ। इनकी संख्या पर मतलब ये लगा लो कि घट रही है, परंतु अगर इन्हें सुरक्षित नहीं किया तो ये भी संकटग्रस्त में शामिल हो जाएंगी। नेक्स्ट आती हैं दुर्लभ जातियाँ। दुर्लभ जातियाँ, इन जातियों की जो संख्या है वो बहुत कम है, सुभेद हैं और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाती हैं, ठीक है। तो बहुत ही कम है, सुभेद भी है, खतरा भी है और ये जो कारण नहीं बदले तो ये भी संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में जाएंगी। नेक्स्ट आता है स्थानिक जातियाँ। प्राकृतिक और भौगोलिक सीमाओं से अलग कुछ पर्टिकुलर और विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियाँ, जैसे अंडमानी टिल, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली शुअर और हिमाचल के मिथुन, ये इसी जातियों के एग्जाम्पल हैं। तो ये कुछ अलग विशेष एरियाज में ही देखने को मिलती हैं, इसीलिए इन्हें स्थान, किसी पर्टिकुलर स्थान पर मिलते हैं, इसलिए इसे स्थानिक जातियाँ भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है लुप्त जातियाँ। ये वो जातियाँ हैं जिनके रहने के आवासों में खोज करने पर ये अनुपस्थित पाई गई, यानी ये बिल्कुल भी नहीं पाई गई कहीं पर भी। ये उपजातियाँ स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप और पूर्वी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई हैं, यानी ख़त्म हो गई हैं। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतखों को शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये है लुप्त जातियाँ। तो ये अलग अलग टाइप की जातियाँ हैं, सामान्य जातियाँ, संकटग्रस्त जातियाँ, सुभेद जातियाँ, दुर्लभ जातियाँ, स्थानिक जातियाँ, लुप्त जातियाँ। तो ये अलग अलग टाइप की जातियों को, अलग अलग टाइप के जीव जंतु इनमें शामिल किए गए हैं। अब ये एशियाई चीता जो कि अपने आवास पर नहीं मिला, तो ये कहाँ गया? दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी चीता बिल्ली परिवार का ही एक अजूबा और विशिष्ट सदस्य है। 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है।
जितनी आपकी कार देख लो। लोगों को आमतौर पर भ्रम रहता है कि चीता एक तेंदुआ होता है। चीते की विशेष पहचान उसकी आँख के कोने से मुंह तक नाक के दोनों ओर फैली आंसुओं की लकीर नुमा निशान है। तो चीता और तेंदुआ दोनों अलग अलग होते हैं। और पहचान क्या है? आँख से लेकर, आँख के कोने से लेकर और नीचे मुंह तक नाक के दोनों ओर आंसुओं की एक लकीर बनी रहती है। उसी निशान से ही चीता और तेंदुए को अलग किया जाता है। 20वीं शताब्दी से पहले चीते अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक फैले हुए थे, परंतु इनके आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम होने से ये लुप्त हो चुके हैं। और भारत में तो यह जाति 1952 में ही लुप्त घोषित कर दी गई थी। एशियाई चीता भारत में 1952 में ही लुप्त घोषित कर दिए गए थे। तो देख लो किस प्रकार से हम नेचर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। अगर इसी तरीके की चीज़ें चलती रही तो ज़्यादा दूर क्यों जाते हो? जंगलों में आग, भयानक रूप, ऑक्सीजन की कमी देख ही रहे हो आप। तो प्राकृतिक चीज़ें हमें काफ़ी मिलती हैं, जैसे लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाद। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें वनों से मिल जाते हैं, वन्य प्राणियों से मिलते हैं। और ये हम ही हैं जो ये हमें कुछ दे रहे हैं और हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। रेल लाइन बिछा रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, ठीक है, कॉमर्शियल वर्क चल रहा है, वानिकी हो रही है, खनन हो रहा है, माइनर काम हो रहे हैं। तो इन सभी की वृद्धि से ही वनों का नाश हो रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वन संसाधनों के सिकुड़ने से जो कृषि का फैलाव है वो महत्वपूर्ण कारकों में एक रहा है। भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार, अगर भारत में वन सर्वेक्षण करें तो 1951 से 1980 के बीच 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में बदल गया। 26,200 वर्ग किलोमीटर एरिया उनको साफ करके एग्रीकल्चर के लिए किया जाने लगा। अधिकतर जो जनजातीय क्षेत्र यानी जहाँ पे जनजातियाँ रहती हैं, विशेषकर भारत के पूर्वोत्तर इलाके, उत्तर पूर्वी राज्य, मध्य भारत में स्थानांतरित कृषि जिसे झूम खेती कहते हैं भारत में, और शैलस और बार्ण खेती के नाम से वनों की कटाई और वनों का नियमितीकरण हुआ है। यानी वनों को काटा गया है खेती करने के उद्देश्य से, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक रहा है वनों के लिए। बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अगर एक बड़े लेवल का प्रोजेक्ट है उसको पूरा करने के लिए अगर बीच में जंगल आ रहा है तो जो मनुष्य हैं, जो गवर्नमेंट है, उस जंगल को भी साफ करने के लिए तैयार हो जाती है। ये नहीं देखती कि कितना नुकसान होने वाला है उससे हमारे इन्वायरमेंट को। 1952 से नदी घाटियों की जो परियोजना शुरू हुई, 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा, देख लो। और यह प्रोसेस अब भी जारी है। मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण होने से पानी में डूब गया। ये क्या है? वनों की बर्बादी ही तो है। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है और इससे कई प्रजातियों की जो प्राकृतिक, जो नेचुरल उनके घर हैं, उसको भी नुकसान पहुंचाया है। और कई जातियां जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल हैं, इसके आवागमन, आने जाने के मार्ग को भी बाधित किया है। तो ये और कोई नहीं, हम ही अपने प्रोजेक्ट से, अपनी परियोजनाओं से वनों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरणविद ये मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी में पशु चारण और ईंधन के लिए जो लकड़ी कटाई है वो भी मुख्य भूमिका निभाते हैं। कुछ सच्चाई तो है ना कि चारे और ईंधन के लिए लकड़ियों की आवश्यकता पूर्ति हमें पेड़ों की टहनियाँ काट कर की जाती हैं, पर न कि पूरे पेड़ काट कर। कहीं तो हम पूरा पेड़ काट रहे, कहीं पर टहनी से कम नुकसान होगा, पर पूरे पेड़ को काट कर एकदम से ही हम पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को उस एरिया के कहीं ना कहीं निर्भर करते हैं। तो इस पारिस्थितिकी तंत्र देश के मूल्यवान वन पदार्थों, खनिजों और अन्य संसाधनों के संचय कोष हैं, जो तेजी से विकसित हो रही हमारी जो शहरी अर्थव्यवस्था है उसकी मांग की पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो आरक्षित एरियाज हैं अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं, विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष के लिए अनुकूल परिस्थितियां भी पैदा करते हैं, ठीक है। यानी अगर हमने अपने पेड़ों को नहीं बचाया तो इकोलॉजिकल सिस्टम तबाह हो जाएगा, और अगर इकोलॉजिकल सिस्टम तबाह होता है तो हमारा इन्वायरमेंट तबाह हो जाएगा, और इन्वायरमेंट में अगर कुछ भी हलचल होती है तो देख लो मास्क लगाने के लिए मजबूर हो आप लोग आज के टाइम में। नेक्स्ट आता है हिमालय
हिमालयन वाव, ये एक औषधि, एक वृक्ष कह सकते हो संकट में। हिमालयन यव चीड़ की प्रकार का एक सदाबहार वन है, एक औषधीय पौधा है, औषधियाँ बनाई जाती हैं इससे। ये भारत में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई एरियाज में देखने को मिलता है। इसमें जो इसकी पेड़ की छाल है, जो इसकी पत्तियां हैं, जो इसकी टहनियाँ हैं और इसकी जड़ों से भी, इन सब से क्या बनाए जाते हैं, टैक्सोल बनाए जाते हैं और एक रसायन निकाला जाता है टैक्सोल नामक, और कैंसर रोगों के उपचार के लिए इसका यूज़ किया जाता है। विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है ये, जो इससे दवाई बनाई जाती हैं चीड़ के प्रकार की हिमालयन यव। इसके अत्यधिक निष्कासन से इस वनस्पति जात को भी अब खतरा पैदा हो गया है। हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यव के हजारों पेड़ अब सूख गए हैं। तो देखो हमने अपने सुविधा के लिए कितना अधिक यूज इसे कर लिया है ठीक है। नेक्स्ट आता है भारत में जैव विविधता को कम करने वाले फैक्टर्स में वन्य जीव के आवास का विनाश, जंगली जानवरों को मारना, उनके आखेटन, उनका शिकार करना, पर्यावरण को प्रदूषित करना और आग लग जाना, ये सब कुछ शामिल है जिससे हमारी जैव विविधता, हमारे वन्य जीव नष्ट हो रहे हैं। पर्यावरण विनाश के अन्य कारकों में संसाधनों का असमान बंटवारा, असमान उनका यूज, पर्यावरण के रख रखाव में की जो जिम्मेदारी है उसमें असमानता, ये सारे फैक्टर्स प्रभावित करते हैं कहीं ना कहीं। आमतौर पर विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी अत्यधिक पॉपुलेशन को भी माना गया है। एक अमेरिकी नागरिक का औसत संसाधन उपभोग एक सोमाली नागरिक के औसत उपभोग से 40 गुना अधिक है। इस प्रकार शायद भारत के भी जो 5% अमीर लोग हैं ना, जो हमारे अमीर लोग हैं, वो 25% गरीब लोगों की तुलना में अपने संसाधन उपभोग के द्वारा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। यानी जहां भारत के 5% अमीर व्यक्ति यूज़ कर रहे हैं ना, उतना ही भारत के 25% गरीब व्यक्ति यूज़ कर रहे हैं। तो कितना ये असमान वितरण है संसाधनों का, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज़ में, ये नहीं इंडिया में, सभी कंट्रीज़ में ये असमान वितरण देखने को मिलता है। इन 5% लोगों की पर्यावरण रख रखाव में कोई जिम्मेदारी नहीं है और फिर भी ये उपभोग कितना कर चुके हैं। आप जानते हैं भारत में 1/3 जो जलमग्न भूमि है, वो वेटलैंड है, वो सूख चुकी है। 70% धरातलीय जल क्षेत्र प्रदूषित है इंडिया के अंदर। 40% मैंग्रोव वन लुप्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। जंगली जानवरों का शिकार हो रहा है। व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से जो कीमती पेड़ पौधे, उनकी अत्यधिक कटाई के कारण वो लुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। और ये सब कुछ कर कौन रहा है? मनुष्य, अपने फायदे के लिए, ठीक है, पर्यावरण को भी बलि चढ़ा रहा है। वनों और वन्य जीवों का जो विनाश है वो जीव विज्ञान का ही विषय नहीं है, बल्कि इसका जो विनाश है वो सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा हुआ है। कि कई जो मूल जातियां हैं, जो समुदाय हैं, जो निर्धन होते जा रहे हैं वनों पर आधारित, जो एक परिवार वन पर पूरी तरह से आधारित है, ठीक है, वो निर्धन होता जा रहा है। आर्थिक रूप से वो इस हाशिए पर पहुंच चुके हैं कि खाने पीने, औषधि और संस्कृति, अध्यात्म सभी के लिए वो वन पर निर्भर है, वन्य जीवों पर निर्भर हैं। गरीबी वर्ग में जो महिलाएं हैं वो अधिक प्रभावित हैं पुरुषों की तुलना में, ठीक है। कई समाज में तो जो खाना है, चारा है, जल, ये सबको इकट्ठा करने की जिम्मेदारी भी महिलाओं की होती है। संसाधन डे बाय डे कम होते जा रहे हैं। उनको इकट्ठा करने के लिए 10 किलोमीटर से भी अधिक पैदल चलना पड़ रहा है। स्वास्थ्य, हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। बच्चों की उपेक्षा की जाती है काम ज़्यादा बढ़ने से महिलाओं के द्वारा। सामाजिक दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिल रहे हैं। वन कटाई के जो परिणाम हैं वो और भी भयंकर होते जा रहे हैं, जैसे सूखा, बाढ़, ये सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। और गरीबी, पर्यावरण निम्नीकरण का भी एक सीधा ही परिणाम होता है। वन और वन्य जीव मानव के लिए बहुत ही कल्याणकारी हैं, तो इसीलिए वन्य जीव को बचाने के लिए सही नीति अपनानी चाहिए ताकि उनको बचाया जा सके, ठीक है। संरक्षण से अगर वनों को बचाएंगे तो हमारी पारिस्थितिकी जो विविधता है, यानी जो अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे, जीव जंतु हैं, वो बने रहेंगे, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और जल, वायु, मिट्टी, उनके साथ साथ ये भी बने रहेंगे। और बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स विविधता को भी संरक्षित करती हैं। हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर ही निर्भर हैं। मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर ही हम निर्भर हैं। 1960 और 1970 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्य जीव
सुरक्षा कार्यक्रम की पूर्ण जोन मांग की, यानी पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, इसके लिए आपके कई अधिनियम भी आए। तो भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। यह एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया, और जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक कानून सामने आए। इस अधिनियम के तहत क्या किया गया? इस अधिनियम के तहत जो संकटग्रस्त जातियां थी उनको कैसे बचाया जाए, शिकार पर पूरा बैन कर दिया गया, आवासों को कानूनी रक्षण दिया गया ताकि बाहरी लोग उनको नुकसान ना पहुंचाए, जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगा दिया गया और जीवों के अंगों पर भी रोक लगाया गया। तो इस तरीके की चीज़ें की गई और राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए, नेशनल पार्क और सेंचुरीज बनाई गई, जो आप पढ़ भी चुके हो पहले भी 9th क्लास में, ठीक है, 9th क्लास के NCERT में। वन्य प्राणियों को भी रक्षण प्रदान किया गया। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरन, हंगुल और 3 प्रकार के मगरमच्छ, जैसे स्वच्छ जल मगरमच्छ और खारे पानी वाला मगरमच्छ और घड़ियाल, ये सारे शामिल थे। इन सबको ही क्या दिया गया? रक्षण दिया गया। एशियाई शेरों को, इन सबको बचाया गया, ठीक है। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरन, चिनकारा, भारतीय घोड़ावन, हिम तेंदुआ, इनके शिकार पर, इनके व्यापार पर पूर्ण रूप से पूरी तरह से रोक लगाकर इन्हें कानूनी रक्षण भी दिया गया। अब इसके बाद भारत में इसी टाइम पर बाघ परियोजना लाई गई, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1973 में बाघों की संख्या की गई तो 55,000 से घटकर 1827 रह गई थी 20वीं शताब्दी के आरंभ में, ठीक है। 1800 से कहाँ 55,000, कहाँ 1827। तो ये सब कुछ हुआ किस वजह से? बाघों की खाल के व्यापार, उनकी हड्डियों का व्यापार, ठीक है। और भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों को आवास देते हैं, और ये देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार में मुख्य निशाने पर थे। और इन्हीं सभी चीज़ों के लगते 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को शुरुआत की गई, यानी भारत बाघ संरक्षण परियोजना शुरू की गई, ठीक है। और इसका एक ही लक्ष्य था कि भारत में जो बाघ है उनको बचाना। उत्तराखंड में जो कॉर्बेट नेशनल पार्क था, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ नेशनल पार्क, राजस्थान में सिरस्का नेशनल पार्क, और असम में मानस, और केरल में पेरियार, ये सारे के सारे भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के एग्जाम्पल थे। इन सभी नेशनल पार्क में बाघों को सुरक्षित किया गया ताकि उनके व्यापार पर, उनकी अगर हम बात करें जो उनका अंधाधुंध शिकार हो रहा था उस पर रोक लगाई जा सके। तो आजकल संरक्षण परियोजना जैव विविधताओं पर केंद्रित होती हैं, ठीक है, और न कि इनके विभिन्न घटकों पर। तो संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है कि किस प्रकार के हम वन्य प्राणियों पर वनों का संरक्षण कर सकते हैं। वन जीव अधिनियम 1980 से 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों और ड्रैगन फ्लाइयों को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया। 1991 में पौधों की भी 6 जातियां पहली बार इसी सूची में रखी गई। वन और वन्य जो जीव संसाधन है, इनके टाइप और इनका वितरण, तो भारत में इनका प्रबंधन, नियंत्रण किया गया है, इनको बचाया गया। फिर भी कुछ संकट अवस्था में है, कुछ आपके लुप्त होने की कगार पर है, ख़त्म होने की कगार पर है। तो इन्हें अलग अलग भागों में बांटा गया है वन विभाग के द्वारा, और सरकार के प्रबंधन में है ये जो अलग अलग एरियाज हैं। तो सबसे पहला आता है इसमें आरक्षित वन। हमारे भारत देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं, और जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है तो वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना गया है, क्योंकि औषधियों से लेकर जीवनदायिनी गैस सब कुछ हमें वनों से ही मिलता रहा है, ठीक है। आरक्षित वन समझ लिया आपने। नेक्स्ट आता है रक्षित वन। रक्षित वन वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है, यानी बचा हुआ है। इनके अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की गई है। नेक्स्ट आते हैं अवर्गीकृत वन। अन्य सभी प्रकार के वन बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति और समुदाय के स्वामित्व में है, यानी ओनरशिप में है, उन्हें कहते हैं अवर्गीकृत वन कहती हैं। आरक्षित और रक्षित ये दोनों आपके स्थायी वन क्षेत्र हैं, जिनकी रख रखाव, इमारती लकड़ी जो वन पदार्थ है उनके बचाव के लिए इनका
किया गया है रक्षित। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र आता है, तो मध्य प्रदेश सबसे अधिक स्थायी वनों के अंतर्गत आता है, जिसमें आपके रक्षित और आरक्षित दोनों आ जाते हैं। तो एग्जाम में पूछे आरक्षित वनों का क्षेत्रफल किस राज्य में अधिक है या रक्षित वनों का क्षेत्रफल किस राज्य में अधिक है, तो आपका राइट आंसर रहेगा एमपी, मध्य प्रदेश, जो कि कुल वन क्षेत्र का 75% है। इसके बाद जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में भी एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है। बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में जो कुल वनों में रक्षित वनों का एक बहुत बड़ा अनुपात हमें देखने को मिलता है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में भी अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन हैं और स्थानीय समुदाय के प्रबंधन में ये शामिल हैं। समुदाय और वन संरक्षण, वन संरक्षण की जो नीतियां हैं हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। बहुत टाइम से हमारे देश में वनों को बचाने की अलग अलग टाइप की नीतियां चलती आ रही हैं। तो जो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर उनके वनों के आवास स्थलों को बचाने में जुटे हुए हैं। लंबे टाइम से ये हमारी आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर रहे हैं। जैसे सरिस्का बाघ रिजर्व है राजस्थान में, गांव के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहते हैं। कुछ क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा भी कर रहे हैं। सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी वो लोग स्वीकार नहीं करते हैं, खुद रक्षा करते हैं वनों की। ठीक है, राजस्थान के अलवर में 5 गांव के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाकऊ सेंचुरी घोषित कर दी और अपने ही नियम कानून वहां पर बनाए हैं। शिकार बिल्कुल वर्जित है और बाहरी लोगों की घुसपैठ से भी इन एरियाज को बचाया हुआ है। और इसके अलावा अगर हम देखें हिमालय में ये जो चिपको आंदोलन है, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, चिपको आंदोलन मोस्ट इम्पोर्टेंट, किससे, सबसे बड़ा क्वेश्चन इससे ये बनता है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो चिपको आंदोलन आपका वनों को काटने से रोकने से संबंधित है। ये कई क्षेत्रों में कामयाब नहीं रहा। पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। पारंपरिक तरीकों को अपनाकर पौधों को दोबारा से पुनर्जीवित करके नई तरीकों से नई टेक्निक अपनाकर उनको डेवलपमेंट किया जा सकता है। टिहरी में, उत्तराखंड में जो टिहरी है उसमें किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवोदय ने दिखाया दिया है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी हम फसलों को उगा सकते हैं, बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम जो रक्षित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में भी स्थानीय समुदाय की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। तो औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई। उड़ीसा राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव भी पास किया गया। तो इसी तरीके से विभिन्न अगर हम देखें ना तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, अलग अलग समुदायों के द्वारा अलग अलग तरीके से इन वनों को अपनाता जाता रहा है। तो यहाँ पर आपको ये एक बिल्कुल लाइट शेड में दिख रहा है, ये पवित्र पेड़ों के झुरमुट, विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति। तो पुराने टाइप से जो जनजातियां हैं वो जंगलों में रहते हैं, पर वो जंगलों को बहुत ही कम नुकसान पहुंचाते हैं। वो पेड़ पौधों को, जो पवित्र पेड़ों के जो झुरमुट है, उनको देवी देवताओं के वन भी कहते हैं। वनों के बहुत बड़े भागों में स्थानीय लोग ही घुसते हैं, ना ही किसी से वो छेड़छाड़ करते हैं। पेड़ों की पूजा करते हैं, पुराने टाइम से उनका संरक्षण करते आते हैं। जैसे छोटा नागपुर पठार में आपकी मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार की जो जनजातियां हैं शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ों की पूजा करते हैं। बहुत से लोग पीपल और वट वृक्ष को भी पूजते हैं। तो इस प्रकार से अगर किसी व्यक्ति के मन में किसी पेड़ के प्रति श्रद्धा है तो वो उसको काटने से हिचकेगा, वो उसको नहीं काटेगा, जो कि उस पेड़ के लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो संस्कृति भी कहीं ना कहीं हमें पेड़ों को बचाने से, उनके संरक्षित करने के पुराने तरीके हैं जो कि अच्छे माने गए हैं। पेड़ को, पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। मंदिरों, जैसे मंदिर के आसपास बंदर हैं, लंगूर हैं, ये पाएंगे और लोग उनको खिलाते पिलाते रहते हैं हनुमान के मंदिर के आसपास। और इससे क्या, उन प्रजातियों को कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त हो रहा है। जैसे राजस्थान में बिश्नोई गाँव के आसपास आप काले हिरन, चिनकारा, नील गाय, मोरों के झुंड देख सकते हैं। वहाँ के समुदाय का एक हिस्सा है वो, और वहाँ कोई भी इन्हें नुकसान नहीं पहुँचाता। तो इस प्रकार ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है और आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो इस चैप्टर में हमने कम्प्लीटली स्टडी किया कि किस प्रकार से हम अपने वनों को संरक्षित कर सकते हैं, आरक्षित वन कौन से होते हैं, रक्षित वन कौन से होते हैं और आपके अवर्गीकृत वन कौन से होते हैं। बाघ परियोजना क्या थी,
ठीक है। और इसके साथ साथ हमने डिटेल में स्टडी किया कि हिमालयन नव क्या है और आपकी जो जातियां हैं उसको जो पेड़ पौधों जो जीव जंतुओं की जातियां हैं, सामान्य जातियां, संकटग्रस्त जातियां, सुभेद जातियां, दुर्लभ जातियां, स्थानिक जातियां, उनमें किस प्रकार से डिवाइड हमने किया। तो यहाँ पर आपका वन और वन्य जीव संसाधन चैप्टर कंप्लीट होता है एक ही वीडियो में। क्लास 10th के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 था। तो आई थिंक आपको पूरा डिटेल से ये आ गया है, समझ में आ गया होगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं था चैप्टर, समझाने का कुछ नहीं था भाई, ज़्यादातर कंसेप्टल था कि कंसेप्ट से आपको समझने था। ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये क्लास कंप्लीट होती है। तो फिर मिलेंगे। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, जो स्टूडेंट इस अब लॉकडाउन के सीज़न में पीजीटी और नेट लेवल की ज्योग्राफी की अच्छी तैयारी करना चाहता है तो वो अचीवर्स एकेडमी ऐप ज्वाइन करे और वहाँ से आप ज्योग्राफी का पेड कोर्स ले सकते हो। और पूरी की पूरी बिल्कुल बेस्ट तरीके से वहाँ पर तैयारी करवाई गई है, जो आपके लिए बेनिफिट रहेगी और आपका पीजीटी और नेट लेवल का एग्ज़ाम इजीली क्रैक हो जाएगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।